हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल क्राइम्स यानी वित्तीय अपराधों की उस अंडरग्राउंड दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसके बारे में हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं। जब काले धन को सफ़ेद करने और हमारी जांच एजेंसी से बचने की बात आती है ना, तो यकीन मानिए ये पूरी प्रोसेस किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं लगती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भारत के फाइनेंशियल एनफोर्सेस की वर्किंग को बहुत करीब से समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के मैकेनिक्स से, फिर हम भारत की फाइनेंशियल वॉचडॉग्स को जानेंगे, पीएमएलए के एंटी लॉन्ड्रिंग कवच को समझेंगे, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मामले पर बात करेंगे और आखिर में एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण की पहेली को सुलझाएंगे। तो सबसे पहले दिमाग में क्या सवाल आता है? यही ना कि आखिर ये करोड़ों अरबों का अवैध पैसा जिसे हम काला धन कहते हैं, वो हमारी साफ सुथरी व्हाइट इकोनॉमी में रातों रात गायब कैसे हो जाता है? ये हमारी जांच एजेंसियों और अपराधियों के बीच खेला जाने वाला एक ऐसा हाईटेक चोर सिपाही का खेल है जो डिजिटल नेटवर्क और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार खेला जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, द मैकेनिक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उस जुर्म को समझना बहुत जरूरी है जहां से इस पूरी ग्लोबल भागदौड़ की शुरुआत होती है। आसान भाषा में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सा मतलब है गैर कानूनी तरीके से कमाए गए गंदे पैसे की पहचान को ऐसे छुपाना या बदलना कि वो बिल्कुल जायज और सफेद लगे, जैसे कि वो किसी मेहनत की कमाई हो। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ टैक्स चोरी का छोटा मोटा मामला नहीं है। ये अक्सर ड्रग स्मगलिंग, भारी धोखाधड़ी या फिर आतंकवाद जैसे बहुत ही गंभीर अपराधों से जुड़ा होता है। अब ये अपराधी काम कैसे करते हैं? इसके 3 बहुत ही शातिर स्टेप्स होते हैं। पहला है प्लेसमेंट, यानी उस गंदे पैसे को चुपके से बैंकिंग या लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में डाल देना। दूसरा है लेयरिंग, जहां शेल कंपनियों और अनगिनत ट्रांजैक्शंस का एक ऐसा जाल बुना जाता है कि पैसे का असली सोर्स ही छिप जाए। और अंत में आता है इंटीग्रेशन। जब यह पैसा पूरी तरह धुलकर साफ हो जाता है तो इसे वापस मार्केट में निकाल लिया जाता है ताकि अपराधी आराम से इसका इस्तेमाल कर सकें। अब ये सुनकर शायद आपको लगे कि अरे ये तो कुछ गिने चुने लोगों का काम होगा, लेकिन नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का अनुमान है कि दुनिया की कुल जीडीपी का 2 से 5% हिस्सा हर साल इस मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार होता है। सोचिए, ये इतना विशाल आंकड़ा है जो हमें बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, इंडियाज़ फाइनेंशियल वॉचडॉग्स। अब जब हम अपराध के इस जाल को समझ गए हैं तो चलिए उन हंटर्स से मिलते हैं जिन्हें इन कॉम्प्लेक्स चक्रव्यूहों को भेदने का जिम्मा सौंपा गया है। जब इतने बड़े लेवल पर खेल हो रहा हो तो उसे रोकने के लिए टॉप एजेंसी भी तो चाहिए ना। यहीं एंट्री होती है प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की। ये भारत की सबसे प्रमुख फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के अंडर काम करती है। इनके ऑफिसर्स खास तौर पर गंभीर आर्थिक अपराधों की जड़ तक जाने के लिए तैनात किए जाते हैं। भारत के इस एंटी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में 2 मेन एजेंसीज काम करती हैं और उनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि बेसिकली एक डेटा गैदरिंग वॉचडॉग है। इनका काम है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस पर नजर रखना और डेटा एनालाइज करना। वहीं दूसरी ओर है ईडी, जो कि हमारी फ्रंटलाइन एनफोर्सर है। ये सीधे फील्ड में उतरती है, इन्वेस्टिगेट करती है, प्रॉपर्टी अटैच करती है और क्रिमिनल्स पर केस चलाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, द पीएमएलए एंटी लॉन्ड्रिंग शील्ड। अब ईडी खाली हाथ तो इस जंग में जाएगी नहीं, राइट? तो उनका सबसे बड़ा लीगल वेपन क्या है? वो है पीएमएलए। ये जो इल्लीगल पैसा होता है ना, ये किसी टाइम बॉम्ब की तरह होता है। इसे कानून की भाषा में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या अपराध से कमाई गई आय कहते हैं। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सीधे तौर पर इन्हीं दागी संपत्तियों को अपना निशाना बनाता है, क्योंकि इनमें किसी भी देश की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर देने की पूरी क्षमता होती है। आइए इस पीएमएलए कानून की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। ये कानून ईडी को दागी संपत्ति को 180 दिनों तक प्रोविजनली अटैच या कुर्क करने की पावर देता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट है ना, वो है बर्डन ऑफ प्रूफ का रिवर्स हो जाना। जी हाँ, इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का भार सीधा आरोपी पर आ जाता है। यानी आरोपी को ही कोर्ट में साबित करना होगा कि उसका पैसा लीगल है। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स के पास यह भी पावर है कि वो जब्त की गई प्रॉपर्टी उसके असली हकदारों को वापस लौटा सके। आखिर ये कानून इतने सख्त क्यों हैं? इसका जवाब कोर्ट की स्टेटमेंट में साफ झलकता है। राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अंततः इसका नुकसान आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सारी भागदौड़, ये सारे कानून एट द एंड ऑफ द डे आपकी और हमारी मेहनत की कमाई और देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए ही हैं। चलिए
अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, टारगेटिंग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये हाई प्रोफाइल अपराधी देश ही छोड़कर रफू चक्कर हो जाएं? आज के समय में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कानून की नज़र में आखिर ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी या FEO होता कौन है? सीधी सी बात है, ये वो इंसान है जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, लेकिन वो पुलिस और मुकदमों से बचने के लिए या तो इंडिया छोड़कर भाग गया है या फिर वापस लौटने से साफ मना कर रहा है। लेकिन हर डिफॉल्टर पे ये ठप्पा नहीं लगता। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEOA 2018 को एक्टिवेट करने के लिए एक क्लियर लिमिट सेट की गई है, और वो है 100 करोड़ रुपए। अगर कोई 100 करोड़ या उससे ज्यादा का घपला करके विदेश भागता है तो फिर ये सख्त कानून अपना काम शुरू कर देता है। और इसका ग्राउंड लेवल पर असर भी हुआ है। पिछले 5 सालों का डेटा बताता है कि कई बड़े बड़े डिफॉल्टरों को इसके तहत ऑफिशियली भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। ये कानून एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज देता है कि आप बस बॉर्डर पार करके अपने किए की सजा से बच नहीं सकते। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द चैलेंज ऑफ एक्स्ट्राडिशन। जब अपराधी सच में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पार कर लेते हैं तो फिर उन्हें वापस कैसे लाया जाए? इसके लिए दुनिया भर में एक लीगल तरीका काम करता है जिसे हम एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक देश किसी भगोड़े अपराधी को पकड़कर उस देश को सौंपता है जहां से वो भाग कर आया है। सुनने में काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत ही टेढ़ी खीर है। देखिए, एक्स्ट्राडिशन कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि आपने रिक्वेस्ट की और अपराधी आपके पास आ गया। ये पूरी तरह से दो देशों के बीच की संधियों यानी ट्रीटीज पर निर्भर करता है। भारत के कई देशों के साथ एग्रीमेंट है, लेकिन फिर भी विदेशी कानूनों और कई बार मानवाधिकारों की अपीलों की वजह से मामला बरसों तक अटका रहता है। आज भी ब्रिटेन और एंटीगुआ जैसी जगहों पर भारत की कई अहम एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट्स इन्हीं वजह से पेंडिंग हैं। सच तो ये है कि सीमा पार न्याय पाना बहुत ही धीमा और फ्रस्ट्रेटिंग काम हो सकता है। हमारी एजेंसियों के पास देश के भीतर तो सारे टूल्स और पावर्स हैं, लेकिन जब बात इंटरनेशनल लेवल की आती है तो किसी को वापस इंडिया लाने के लिए गजब की कूटनीति, बेहिसाब समय और बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। आज के इस दौर में जहां पैसे का लेन देन पूरी तरह से डिजिटल और बॉर्डरलेस हो चुका है, जहां पलक झपकते ही क्रिप्टो के जरिए करोड़ों रुपए दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं, तो क्या हमारी ये पुरानी इंटरनेशनल प्रत्यर्पण संधियां कल के उन हाईटेक आर्थिक भगोड़ों को पकड़ने के लिए काफी होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एज अ सोसाइटी ढूंढना ही होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।